हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स का फुल रिवीजन। इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर लेने वाले हैं ईडीबी का। कैसे करने वाले हैं रिवीजन? हम लोग आज 2022 का पूरा पेपर यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हम लोग पूरा का पूरा पेपर यहीं पे सॉल्व करेंगे ताकि फुल चैप्टर रिवीजन भी हो जाए और आपका पेपर सॉल्विंग भी हो जाए। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं ईयर बाय ईयर पेपर सॉल्व कराऊं, हर सब्जेक्ट का, हर सेमेस्टर का, हर सब्जेक्ट का ईयर बाय ईयर पेपर सॉल्व कराऊं, तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ पे शेयर कीजिए। जिस तरह से सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट दिखाएं, अगर आप लोग ने अच्छे तरीके से लाइक किया, कमेंट भी करना बहुत जरूरी है, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, तो मैं ईयर बाय ईयर हर सब्जेक्ट का, हर सेमेस्टर का पेपर्स ऐसे आप लोगों को लाऊंगा और फुल सिलेबस रिवीजन करवाता रहूंगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी शुरू कर देते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं 2022 का पेपर। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप ए पूछा जाता है, ठीक है। ग्रुप ए में आप लोगों को 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, 1x20। मैं बता दूं कि ये आपका एमसीक्यू पेपर रहेगा। तो सबसे पहले ही हम लोग एकदम करते हैं। डैश सिंपली रेफर्स टू ए मॉडल सिचुएशन in which a choice has to be made between two equally undesirable alternatives। मतलब कौन सा ऐसा मॉरल सिचुएशन आ जाता है जहां पे हम लोगों को अनडिजायरेबल सिचुएशन को चॉइस करना पड़ता है। तो ये इसका आंसर होगा एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे हम लोग को टू इक्वली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स में हम लोग को चुनना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आइए, इस तरह से आप लोग पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं। डैश रिजर्व्स टू द इंटीग्रेशन, डैश रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज थ्रू द क्रॉस कल्चरल फ्लोस। क्रॉस कल्चरल फ्लोस मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक देश से दूसरे देश तक इंफॉर्मेशन आराम से पहुंच पा रही है। इंटरेक्शन, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल, फाइनेंस, पावर एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब सारा चीज फ्लो होता है, वो कौन सा चीज कहलाता है? यहाँ पे नेशनलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन पढ़े थे हम लोग। ग्लोबलाइजेशन में ये सारा चीज होता है, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, इंफॉर्मेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, गुड्स एंड सर्विसेज, एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान चलता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं हमेशा ग्लोबलाइजेशन। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह से मैं रिवाइज भी कराता रहूं फुल सिलेबस, और इस तरह से मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवाता रहूं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग द प्री स्टार्ट एज ऑफ द फर्म। मतलब एकदम पहले पहले जब फर्म का स्टार्टिंग होता है, एकदम पहले पहले जब आप लोग अपना बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, तब आप लोगों को कौन सा कैपिटल चाहिए? जब एकदम शुरुआती इनिशियल कैपिटल आप लोगों को अगर चाहिए, इनिशियल कैपिटल को क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में? सीड कैपिटल बोलते हैं। एकदम फर्स्ट टाइम आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और उस वक्त में जो आपको कैपिटल चाहिए होता है ना, उसको बोला जाता है सीड कैपिटल। क्या बोला जाता है? सीड कैपिटल। बच्चे जोर से बोलिए ताकि आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है। जोर से बोलिए, सीड कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 में देखिए, व्हेन क्रिएटिविटी लीड्स टू ए न्यू कमर्शियल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम और एनरिचिंग द सोसाइटी, इट इज रेफर्ड टू। अगर आपने एक क्रिएटिविटी कर दिया, आपने अपना अप्रोच को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मतलब यहां पे सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपने एक नए अप्रोच से, उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, इन्वेंशन बोला जाता है, अडैप्शन बोला जाता है या इनोवेशन बोला जाता है? उसको इनोवेशन बोला जाता है। अपने एक सोच से, अपने नए सोच से सोसाइटी को आपने बदल दिया, सोसाइटी को आपने चेंज कर दिया, एनरिच कर दिया, सोसाइटी को आपने यहां पे एनरिच कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं उसको? इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। 5th नंबर आइए, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, डैश आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम शुड बी बेसिस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या
बिहेवियर ऑफ द मेंबर से चलता है। कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस शुड मतलब ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टैंड्स फॉर एंड शुड बी द बेसिस फॉर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। ये कहता है एथिकल प्रिंसिपल, ये कहता है एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल्स के दायरे में रहकर ये किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये याद करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, a manufacturing enterprise having investment in plant and machinery not exceeding dash lakh is referred to a micro enterprise। मतलब 25 लाख तक अगर आपका कैपिटल है, 25 लाख तक आपका अगर कैपिटल है, 25 लाख से अगर एक्सीड नहीं किया है, एक्सीड मतलब क्या होता है, 25 लाख से ज्यादा अगर नहीं किया है, तब आपका एंटरप्राइज अभी माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा, तब माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा आपका, ठीक है। यहां पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। 25 लाख या उससे कम, 25 लाख से ज्यादा जाने पर नहीं, 25 लाख या उससे कम उस दायरे में रहना चाहिए, तभी हम लोग उसे बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहां पे, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट में क्या नहीं आता है, रिस्पेक्ट तो आता है बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट में, इंटीग्रिटी भी आता है, ऑनर भी आता है, तो क्या नहीं आता है, लॉयल्टी नहीं आता है। लॉयल्टी का कोई यहां पे बिजनेस एथिक्स का के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ, तो लॉयल्टी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपको ऐसे ही हेल्प कर सके बहुत सारे सोल्यूशन पेपर्स के साथ। देखिए कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है। 8 वाला पढ़िए, द प्रोविजन गवर्निंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कवर्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कॉर्पोरेट गवर्निंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 में दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 135 में दिया हुआ है, द प्रोविजन गवर्निंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप or organization to generate new ideas and discover new approaches of looking at problems and opportunities referred to। मतलब एक नया आइडिया को क्रिएट करना, एक डिस्कवर करना नया आइडिया को, एक कुछ नया चीज को डिस्कवर करना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए बहुत सारे नए नए आइडियाज को डिस्कवर करना, उसको जनरेट करना, किस चीज को बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर 10 देखिए, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और प्रोक्योरिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइडर्स इन ए टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपना एक्वायरिंग फॉर प्रोक्योरिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेस हैं उसी को सिर्फ यूज करेंगे और उसको टाइमली यूज करेंगे और उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज करेंगे कि कम से कम इनपुट में, कम इनपुट में, लेस इनपुट में ज्यादा आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर सके इसके लिए। तो इसको हम लोग, ये कंसेप्ट को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जल्दी से सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस रेगुलरली लाता रहूं। कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है बोलिए। इसके बाद देखिए, एक कैरल ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन डैश लेयरेट ये पिरामिड मॉडल। यहां पे 4 मॉडल दिया था, 4 लेयरेट ये पिरामिड मॉडल दिया था कैरल ने, ठीक है। तो 4 हो जाएगा यहां पे आंसर, ओके। इसके बाद देखिए नया, in the context of the entrepreneurship dash refers to the act of arising the entrepreneurs in the various forms, जैसे financial marketing हो गया, technical हो गया, etc। तो यहाँ पे stimulation is the correct answer, stimulation is the correct answer। in the context of entrepreneurship, stimulation refers to the act of assisting the entrepreneurs in various forms। तो stimulation is the correct answer। next आइए, नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग alleged organizational misconduct by an employee
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ए पब्लिक और टॉप एग्जीक्यूटिव्स एट ए सिचुएशनल डिमांड्स। ये हो जाएगा आपका विशल ब्लोइंग, ठीक है। विशल ब्लोइंग मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मिसकंडक्ट कर रहा है, अगर एक एम्प्लॉय मिसकंडक्ट कर दिया तो आप लोग टॉप या तो पब्लिक अथॉरिटीज को यहां पे रिपोर्ट करते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, विसल ब्लोइंग बोला जाता है, ठीक है। विसल ब्लोइंग बोला जाता है। अगर एक एम्प्लॉय, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय यहां पे कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में अगर आप लोग टॉप लेवल को रिपोर्ट करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं विसल ब्लोइंग। क्या बोलते हैं, विसल ब्लोइंग। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिकॉज सेमेस्टर 4 का एग्जाम्स आने वाला है। सप्ली ना खा जाइएगा एमसीक्यू पेपर में, इसीलिए मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आईटी का पेपर आप लोग को पता ही है कितना ज्यादा टफ था। एमसीक्यू पेपर होते हुए भी सप्ली बहुत जन का हुआ है, इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, डैश इज द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल यूजुअली फ्रॉम द सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड who come together for solving their common problem। मतलब कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आते हैं और अपने इकोनॉमिक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, द मेथड थ्रू विच ए प्रोजेक्ट वेंचर इज फंडेड बाय ए रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टिपिकली विया इंटरनेट इज रेफर्ड टू द क्राउड फंडिंग, ठीक है। इंटरनेट से आप लोग जो रेस करते हैं, इंटरनेट से जो आप लोग रेस करते हैं, लाइक कुछ भी एक सोशल कॉज है, लाइक कुछ भी एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए किसी कुछ भी एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप लोग ने क्या किया, इंटरनेट में हेल्प मांगा, इंटरनेट में हेल्प मांगा, और इंटरनेट ने आपको यहां पे हर किसी ने आपको 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया अपने अपने हिसाब से आपको यूपीआई किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स गेट इंपॉर्टेंस इन विच एक्ट। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स गेट इंपॉर्टेंस इन विच एक्ट, तो इसका आंसर होगा सार्बेनस-ऑक्सले एक्ट। सार्बेनस-ऑक्सले एक्ट, ठीक है, सार्बेनस-ऑक्सले एक्ट, यहां पे आंसर हो जाएगा सार्बेनस-ऑक्सले एक्ट। चलिए मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि ये आंसर्स आपको याद रह जाए, आप लोग गलती ना करो एग्जाम्स में जाके, मेन एग्जाम्स में जाके, ठीक है। देखिए 17 का देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ ए डैश इज टू मिटिगेट कंफ्लिक्ट बिटवीन द एरप्ट बाय एग्रीइंग ऑन बिजनेस पॉलिटिक्स इन एडवांस, तो इसका होगा फैमिली मीटिंग। इसका होगा फैमिली मीटिंग। द प्राइमरी एम ऑफ ए फैमिली मीटिंग इज टू मिटिगेट कंटेक्ट बिफोर इट एरप्ट्स बाय एग्रीइंग ऑन बिजनेस पॉलिसीज इन एडवांस। मतलब सबसे पहले अपना झगड़ा वगैरह को मिटा दो, सबसे पहले अपना झगड़ा वगैरह को हटा दो, इसके बाद बिजनेस एग्रीमेंट में साइन करना, सिंपल बात है इसका। 18 वाला देखिए, डैश इज द सिस्टमैटिक सेट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो ये लॉ है, ठीक है। लॉ इज ए सिस्टमैटिक सेट ऑफ यूनिवर्सिटी, यहां पे यूनिवर्सल इसको एक्सेप्ट करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा दुनिया, पूरा जहान, पूरा धरती एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए फोर्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। Who made this statement? Entrepreneurship is a force of creative destruction. Creative destructions नाम देख के यहाँ पे आप लोग ये नाम याद करके रखिएगा, जे संपीटर। नेक्स्ट देखिए, ethical egoism and utilitarianism are the two types of dash approach of business ethics। ये है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग ने ग्रुप ए कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, ओके। अब देखिए, अब हम लोग ने ग्रुप बी कंप्लीट करना है। आइए, ये 2 मार्क्स का मेनली रहेगा, ग्रुप बी आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन डील कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। तो यहां पे नोविस एंटरप्रेन्योर, सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, ये वाला सही है। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, ठीक है।
इसके बाद देखिए ए डैश मर्जर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट्स बट सेलिंग देम इन ए डिफरेंट जियोग्राफिकल मार्केट। डिफरेंट जियोग्राफिकल मार्केट, यहां पे देखिए मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर इज ए करेक्ट ऑप्शन। ए मार्केट एक्सटेंशन मर्जर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट्स। दो फर्म्स है, सेम सेम प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करता है बट सेलिंग देम इन ए डिफरेंट जियोग्राफिकल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ए टिपिकल बिजनेस प्लान। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एक टिपिकल बिजनेस प्लान में इंक्लूडेड नहीं रहता नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एनालिसिस तो हमेशा टिपिकल बिजनेस प्लान्स में इंक्लूडेड रहता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन भी रहता है और प्लान ऑफ ऑपरेशन भी रहता है, लेकिन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एकदम आखिर में किया जाता है, इसीलिए ये इंक्लूडेड नहीं रहता। ठीक है नॉर्मली। इसके बाद देखिए ए विलफुल एंड ये डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ कोड एंड एथिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफाइड एज, यहाँ पे इनसबऑर्डिनेशन इसको क्लासिफाई किया जाता है, इनसबऑर्डिनेशन बोला जाता है। एंड फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट विच बेसिकली रेफर्स टू रेबेलियसनेस और डिसओबीडियंस इज क्लासिफाइड एज मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट इसको क्लासिफाई किया जाता है और इसको इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एज पर MSMED Act 2006, medium enterprises in the manufacturing sector have been defined. Medium enterprises कितना है? Of course, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ बट नॉट एक्सीड देन 10 करोड़। ये करेक्ट आंसर है, मतलब 5 करोड़ से कम, सॉरी 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम, 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम। ओके, मतलब 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक नॉर्मली इतना तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टिमुलेटिंग फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन सा नहीं है यहाँ पे? क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या ही फर्क पड़ता है? तो क्लाइमेटिक कंडीशन इज द करेक्ट आंसर। क्लाइमेटिक कंडीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला एंटरप्रेन्योरशिप को, इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्टिमुलेट नहीं करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। इसके बाद 8, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच टू ऑल्टरनेटिव्स डू नॉट बिलोंग द टाइप ऑफ वैल्यूज। जैसे कि विच टू ऑल्टरनेटिव्स डू नॉट बिलोंग्स टू द टाइप ऑफ वैल्यूज। यहां पे एथिकल वैल्यूज बिलोंग नहीं करता है, एथिकल वैल्यूज यहां पे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सम जॉब्स कैन नॉट बी डन अलोन एंड सम कैन नॉट बी डन मच बेटर एंड फास्टर इफ यू पोजेस द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहां पे देखिए सम जॉब्स कैन नॉट बी डन अलोन एंड सम कैन बी डन मच बेटर एंड फास्टर इफ यू पोजेस द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद वी एडवोकेट trustfulness, accuracy, honesty and reason to the essential to the integrity of the communication. This is a commitment that would mostly like to be found in the code of ethics. Ethics हमें क्या क्या सिखाता है? Ethics हमें truthfulness सिखाता है, accuracy सिखाता है, honesty सिखाता है, reason सिखाता है और integrity भी सिखाता है। तो code of ethics is a correct answer. Ethics हमें यही सब सिखाता है। Okay, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। यहां पे देखिए यू आर ए पर्सन विद हाई लेवल ऑफ, यू आर ए पर्सन विद हाई लेवल ऑफ डैश इफ यू स्टैंड बाय योर वैल्यूज। तो वैल्यूज का जहां पर बात आ जाता है वहां पे इंटीग्रिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यूज पे जहां पे बात आ जाता है वहां पे इंटीग्रिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 12, according to the concept of moral intensity, according to the concept of moral intensity, a worker is most likely to behave ethically and legally when a manager observe his or her behavior closely. The worker have immense moral. अगर एक वर्कर ऑलरेडी घर से सीख के आया होगा, अगर एक वर्कर ऑलरेडी डिसिप्लिन रहेगा, मॉरल थॉट्स वाला रहेगा, तो वो हमेशा मॉरल थॉट्स वाला ही बिहेव करेगा, एथिकली बिहेव करेगा और लीगली ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
इसके बाद देखिए द टर्म एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, अपने बाबू लोग से बात करना बंद कर दो और जल्दी से यहां पे आ जाओ और यहां पे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो ताकि तुम्हारा सेमेस्टर 4 क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर सेमेस्टर 4 क्लियर नहीं होगा ना तो बाबू लोग भी तुमसे बात नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए जल्दी से आओ यहां पे और सब्सक्राइब करो, सबसे पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो। यहां पे देखो द टर्म एमएसएमई स्टैंड्स फॉर डैश एंड आर डिफाइंड अंडर डैश ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006। यहां पे देखिए मीडियम स्मॉल माइक्रो सेक्शन 8 है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? मीडियम स्मॉल माइक्रो। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। और यहां पे सेक्शन 8 में ये डिफाइन है, सेक्शन 8 में ये डिफाइन है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। इन ए बिजनेस द डैश ऑफ एम्प्लॉइज एंड गिव एन आइडिया अबाउट बिजनेस कल्चर। तो डैश ऑफ एम्प्लॉइज मतलब क्या? वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉइज एंड कमिटमेंट गिव एन आइडिया अबाउट बिजनेस कल्चर। मतलब वैल्यू और कमिटमेंट एक एम्प्लॉय का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? एथिक्स, बिजनेस एथिक्स किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज, डिसीजंस वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। तो सिंपल सा बात है ना, एथिक्स मतलब क्या हुआ? एथिक्स मतलब क्या गलत है क्या सही है उसको आइडेंटिफाई करना, उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, उस सिचुएशन का स्टडी करना। तो सिंपल, क्या गलत है क्या सही है, ये जो सिखाता है ये है बिजनेस एथिक्स, इसको ही बोलते हैं हम लोग बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस? यहां पे देखिए ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द फैमिली रन बिजनेस हैव बीन डिमोनेटाइज्ड बाय द फीमेल फैमिली मेंबर्स। नहीं, लड़की लोग तो, खाली लड़की लोग तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फैमिली मेंबर्स में खाली लड़की लोग चलाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स आर वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे ये होता है कि झगड़े बहुत होते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। जितना ज्यादा फैमिली होता है उतना ज्यादा झगड़ा होता है मेनली। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब चलते रहना चाहिए। ठीक है। Dash fills the gaps in the owner funds in relation to the amount of equity required to support the successful launching of the startup firms, new innovations and यहाँ पे अनटायर्ड बिजनेस है। यहाँ पे ये प्राइवेट इक्विटी है, प्राइवेट इक्विटी इसको बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सॉरी ये समझ नहीं आ रहा है ये लैंग्वेज। Incubators that operate and interact with the firms with their physical office space are known as, physical office space में interact करने के लिए देते हैं जो incubators, उसको physical incubators बोलते हैं। and which operate from online platforms उसको बोलते हैं virtual incubators। अगर अपने physical office में काम करने को स्पेस बोला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इंक्यूबेटर्स, और ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इंक्यूबेटर्स। ठीक है, चलिए आगे। Fairness is the employees practices enters, fairness in employees practices centers on hiring no family members or friends, giving people equal rewards and accomplishment the same task। नहीं, ये भी नहीं है। Obeying equal employment opportunities मतलब एकदम equal opportunities, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहना चाहिए। लाइक बहुत सारे जॉब्स में होता है ना कि आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को घुसा लेते हो, फ्रेंड्स को घुसा लेते हो। लाइक ऐसा नहीं रहना चाहिए। नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए बिजनेस में। एम्प्लॉयमेंट में वही आना चाहिए जिसका हक है, जो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, जिसका स्किल है नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद द स्टेक होल्डर व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को किसका बात सुनना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेक होल्डर का बात सुनना चाहिए। नॉट जस्ट द स्टेक होल्डर, इंक्लूड्स द कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटीज एंड अदर्स हु हैव द स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि जिसका ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिश्ता है, जिसका ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिश्ता है उसका बात सुनना चाहिए। ठीक है, स्टेक होल्डर ही सिर्फ नहीं, कस्टमर्स का भी बात सुनना चाहिए, सप्लायर्स, एम्प्लॉयर्स, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटीज, सबका बात सुनना चाहिए, सबका।
इसके बाद देखिए एथिक्स एंड लॉ समटाइम्स ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड येलो एरिया। एथिक्स और लॉ जब ओवरलैप करता है इसको मतलब हम लोग येलो एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन who is his own boss, who happens to the owner of the business, who happens to the employee of the large organizations। तो ये is the correct answer, ऑप्शन सी is the correct answer, ठीक है। इसके बाद देखिए 23 पढ़ते हैं, 23 आइए जल्दी से। which of the following statement is true with respect of the location of the business premises। तो लोकेशन किस तरह से रहना चाहिए, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड ओनली ऑफिस फॉर इट ऑपरेशंस, नहीं सिर्फ ऑफिस रहना तो जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री भी रहना जरूरी है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखिए नॉन कमर्शियल एंटिटीज डू नॉट रिक्वायर एनी प्रेमाइसिस फॉर कैरिंग आउट देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस, ये भी गलत है। ऑफिस इज द ओनली प्रेमाइसिस रिक्वायर्ड फॉर सर्विस रेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये बिल्कुल सही है। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में सिर्फ सर्विस दिया जाता है, फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24, which of this action of an entrepreneurship, which of this action of an entrepreneur will most likely result in creative destruction। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, टेकिंग ओवर कंपटीटर्स बिजनेस, इशूइंग शेयर्स टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, लोअरिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो क्रिएटिव किसको बोला जाएगा, क्रिएटिव बोला जाएगा क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। आप क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखा के कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो, सिंपल। इसके बाद देखिए नंबर 25 पढ़िए, इन विच डॉक्यूमेंट द इशू रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जहां पर भी बात आता है तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग बात करते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगर बात करेंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होने जा रहा है दोस्तों, हम लोग अपनी आखिरी पड़ाव पे है। इसी तरह आप लोग चाहते हैं कि मैं कराऊं आप लोगों को, तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अभी तक आपने अगर ये टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, तो देखिए फीचर्स, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ये तो एकदम सही है, तो ये तो हो नहीं सकता। इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड वैलिड assumption, ये भी हो नहीं सकता। इट शुड बी प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटेजी टू अकम्प्लिश द मिशन स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज, ये भी हो नहीं सकता। तो इट शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल्स, कभी भी मार्केटिंग प्लान को देखे हो कि एकदम डिटेल्ड में है, लॉन्ग में है, तो ये करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। ये फीचर नहीं है इसका, ठीक है, नॉट ए फीचर, तो ये करेक्ट बन जाएगा हमारा। देखिए अब आइए 27, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, पहला ही सबसे पहले हमें क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को, हमारा मेन एम है, हमारा प्राइम एम यही है कि हम क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को बेचे। इसके बाद 28, व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी बिकम इंपॉर्टेंस फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो देखिए बिकॉज एमर्जिंग मार्केट आर नॉट लाइकली टू कैरी ऑन ग्रोइंग, नहीं ये तो नहीं है। बिकॉज एमएनसीज फेस स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं एमएनसीज के पास तो बहुत सारा रॉ मटेरियल है, स्केर्सिटी क्यों फेस करेगा। बिकॉज गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज आर इनकरेजिंग पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर्स इन डेवलपिंग कंट्री आर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट, हम लोग एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, इसी के लिए सस्टेनेबिलिटी बन गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन ए फर्म इज क्लासिफाइड एज, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्विंग। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड पीपल का नंबर रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डाउन स्विंग बोला जाता है। अगर एक नंबर ऑफ पीपल को हटा दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है डाउन स्विंग, ठीक है। एंड द प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉयज टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम जॉब एंड एक्सेप्ट दे विल कम बैक फ्रॉम द वर्क इज क्लासिफाइड ले ऑफ। मतलब आप लोग अगर छुट्टी में गए हैं, अगर एक एम्प्लॉय 30 दिन का छुट्टी में गया, 30 दिन
मतलब अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय 30 डेज का वेकेशन में गया है, लेकिन वो वापस आके काम करेगा, वो वापस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ले ऑफ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ले ऑफ बोलेंगे, ले ऑफ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर रिड्यूस कर रहा है, नंबर हटा रहा है एम्प्लॉइज लोगों को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्विंग, डाउन साइजिंग, सॉरी। इसके बाद देखिए 30, इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस दैट मीन्स those person who have high financial strength and who are willing to take risk by investing a new venture, तो उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी इंसान नया नया कंपनी में, हमेशा नया नया कंपनी में लगाने के बारे में सोचता है, रिस्क लेने के बारे में सोचता है, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा ईडीबीई का एकदम फुल सिलेबस रिवीजन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये एश्योर कर लीजिए कि ये फुल सिलेबस रिवीजन आप लोग फुल देख रहे हैं। और सबसे पहले तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्कशन ग्रुप में जाइए, और ऐसे ऐसे रिवीजन वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।